तो बच्चों, पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? जायांग। क्या कहलाता है? जायांग। पुष्प का मादा जनन अंग जायांग कहलाता है। इसकी एकलक इकाई स्त्री केसर कहलाती है। स्त्री केसर कार्पल्स कहलाती है। अर्थात ये जायांग स्त्री केसरों से मिलकर बना हुआ है, बना होता है। अब हम स्त्री केसर के विषय में जानते हैं। स्त्री केसर मादा जनन चक्र है। इसकी संरचना के विषय में ध्यान दीजिए। स्त्री केसर, एक परिपक्व स्त्री केसर में मेन 3 पार्ट होते हैं। ये इस पार्ट को कहा जाता है वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टिग्मा। और ये पतली नलिका के समान संरचना कहलाती है वर्तिका। क्या कहलाती है? वर्तिका, जिसे स्टाइल कहते हैं। और ये बीच में जो फूला हुआ भाग होता है स्त्री केसर का, वो कहलाता है अंडाशय। ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी। ठीक। ओवरी के अंदर बीजांड पाया जाता है। ओवरी के अंदर बीजांड पाया जाता है। ये बीजांड की संरचना है। ये मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। ये समझ गए? तो ये एक स्त्री केसर का पार्ट है, स्त्री केसर का फिगर है, जिसमें आपने देखा सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। पतली नलिका की समान संरचना क्या कहलाती है? वर्तिका। और फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। तो आप अंडाशय को, अंडाशय में ही फल का निर्माण होता है और बीज बनता है। ठीक। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब ध्यान देते हैं हम आगे। ये पुष्प के मादा जनन अंग हो गए। स्त्री केसर क्या हो गया? पुष्प का मादा जनन अंग हो गया। ठीक। आगे हम क्या देखते हैं? अब इसमें अगर हम लैंगिक जनन को पढ़ें तो शुरुआत होती है कहां से? लैंगिक जनन की शुरुआत होती है सबसे पहले लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। लघु बीजाणु जनन।
माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। तो परागकोश में परागकण के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या? परागकोश के परागधानी में परागकण के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो कहां पर? परागकोश के परागधानी में। तो ध्यान देंगे हम क्रिया कैसे होती है। जो परागकोश है शुरुआत में परागकोश की परागधानी में एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है और वो कोशिका क्या कहलाती है? बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें। माइक्रोस्पोरेंजिया की एक कोशिका अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसे कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल परिणत विभाजन करता है और दो कोशिकाओं का निर्माण करता है परागधानी के अंदर ही। पहली कोशिका कहलाती है प्राइमरी पेरिटल सेल, मतलब कि प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी कोशिका बनती है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। क्या बनती है? माइक्रो स्पोरोजिनस सेल, मतलब कि प्राथमिक लघु बीजाणुधानी कोशिका। और आर्चीस्पोरियल सेल को हिंदी में कहते हैं प्राप्रसव कोशिका। आगे ध्यान देंगे तो जो ये प्राइमरी पेरिटल सेल होती है ये विभाजित होती है और बारंबार विभाजन होकर के 3 से 5 परतों वाली कोशिकाओं का एक समूह बनाती है। ये विभाजित होती है प्राइमरी आर्चीस्पोरियल प्राइमरी पेरिटल सेल। जब ये विभाजन करती है तो 4 या 5 कोशिकाओं का ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीन से लेकर के 5 कोशिकाओं का एक समूह बनाती हैं, जिसमें से पहली
बाह्य त्वचा के नीचे वाली मोटी परत इंडोथीसियम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये हो गया एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे वाली जो एक कोशिका की परत होती है इसे अंतः अस्तर या इंडोथीसियम कहते हैं। इंडोथीसियम का निर्माण होता है। और फिर दूसरी, तीसरी और चौथी कोशिका का जो अस्तर होता है वो मिडिल लेयर कहलाता है। मिडिल लेयर कहलाता है। और सबसे लास्ट वाला स्तर कहलाता है टेपिटम। तो ये पेरिटल सेल विभाजित होकर के परागधानी में 3 से 5 कोशिकाओं का स्तरयुक्त समूह बनाती हैं, जिसमें पहला स्तर एंडोथीसियम होता है। एंडोथीसियम की कोशिकाएं मोटी होती हैं लेकिन कहीं कहीं पर पतली होती हैं। पराग कण के परिकीर्णन के समय ये फट जाती हैं, एंडोथीसियम का स्फुटन हो जाता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। मिडिल लेयर बनती है लेकिन शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ये शीघ्र ही नष्ट होकर के वृद्धि करते हुए परागकण का पोषण करती है। टेपिटम स्तर केवल एक कोशिका के स्तर का बना होता है। ये भी कुछ समय तक रहने के बाद नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाने के बाद ये भी क्या कार्य करता है? वृद्धि करते हुए परागकण का पोषण करता है। तो ये प्राइमरी पेरिटल सेल कोशिका थी, जिससे क्या बना? इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक, ज़्यादातर ये कोशिका वृद्धि करते हुए परागकण को पोषण प्रदान करती है। अब दूसरी जो सेल है वह है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिसके दौरान एक कोशिका से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और इस कोशिका को कहते हैं हम लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। किसी किसी पौधों में ये लघु बीजाणु चतुष्क अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर के 4 पराग कणों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन, अधिकतर पौधों में। और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें ये लघु बीजाणु चतुष्क एक साथ जुड़े रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। उन्हें ऐसे लघु बीजाणुओं को कहते हैं संयुक्त परागकण, जैसे कि ड्रोसेरा टाइफा नामक पौधों में ये लघु बीजाणु चतुष्क एक साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के परागकण को संयुक्त परागकण कहते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन। संयुक्त परागकण कहते हैं। ड्रोसेरा टाइफा नामक पौधों में लघु बीजाणु चतुष्क एक साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के परागकण को क्या कहते हैं हम? संयुक्त परागकण। ठीक, अब ये परागकण का निर्माण हो गया।
अब आते हैं हम परागकण पर। पोलन ग्रेन क्या होता है उसको देखते हैं। पोलन ग्रेन परागकण। पोलन ग्रेन परागकण पुष्प की नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण क्या होती है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। और एक परागकण की विशेष संरचना ये होती है जिसमें बाहरी आवरण खुरदुरा होता है, जिसे एक्साइन कहते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के वसीय पदार्थ स्पोरोपोलैनिन का बना होता है। इस वसीय पदार्थ के कारण ही परागकण को काफी समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। इसकी अंदर की भित्ति इंटाइन कहलाती है, जो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और इस कोशिका में एक जनन कोशिका होती है, जनरेटिव सेल, और एक ट्यूब सेल होती है। बाह्य आवरण में 2 या 3 छिद्र होते हैं, 2 या 3 छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा पराग नलिका बाहर निकलती है। आगे ध्यान दीजिए, ट्यूब सेल क्या होता है? परागण क्रिया के पश्चात जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और शर्करा एवं जल लेकर के अंकुरित होता है, तो सर्वप्रथम इसका ट्यूब सेल बढ़ करके पराग नलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पराग नलिका का। फिगर में देखते हैं, पराग नलिका, ये पोलन ट्यूब क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की खोज एमसी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज एमसी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और दूसरा पॉइंट, जनरेटिव सेल विभाजन करके जनरेटिव सेल का क्या बनाता है? ये विभाजित होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण करता है, जू स्पोर्स का निर्माण करता है। 2 नर युग्मक, जू स्पोर्स करता है। यही जू स्पोर्स स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में
एग एपार्टस। क्या बताया हमने कि जूस्पोर्स कहाँ जाते हैं? पराग नलिका के माध्यम से तैरते हुए, वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार से भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं और भ्रूण कोश में प्रवेश करने के पश्चात एक नरयुग्मक अंड कोशिका से, किस कोशिका से? अंड कोशिका से संयुक्त हो जाता है और बनाता है भ्रूण, तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से जुड़ करके तृतीयक केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये निषेचन की क्रिया होती है। तो ये आपका परागकण था। हमने बताया शुरू में कि लघु बीजांड जनन क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया क्या है, परागधानी के अंदर परागकण के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? लघु बीजांड जनन। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। आपका ये पॉइंट यहीं पर पूरा होता है, लघु बीजांड जनन की क्रिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया यही संपन्न होती है परागकण तक। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा गुरु बीजांड जनन की क्रिया। ठीक, तो ये अगले एपिसोड में।